हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। मैं धर्मेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है प्रथम नीट मास्टर। तो हमने लास्ट लेक्चर में बेटा स्टार्ट किया था किसको, रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को। और अगर हम देखें इसमें तो हमने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया था, जैसे कुछ बेसिक टर्म्स आई थी यहाँ पे, कितने पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया। इसके बाद पूरे यूनिवर्स को डिवाइड किया हमने। फिर इसके बाद में हमने पदार्थ को डिफाइन किया था। इसके बाद में हमने इस पदार्थ को कितने भागों में डिवाइड वर्गीकृत कर सकते हैं वो किया हमने। और वर्गीकरण के बाद भी हमने एक एक चीजों का क्या किया है तो थोड़ा सा डिफाइन किया था, ठीक है। और लास्ट में हमने डिस्कस किया था ये किसको, मिश्रण को, कि मिक्सचर जो होते हैं वो भी कितनी तरह के होते हैं, तो दो तरह के, होमोजीनियस और क्या आते हैं तो हेट्रोजीनियस। ओके, तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ाते हैं इस लेक्चर को और शुरुआत करते हैं कुछ नया सीखने की, ठीक है। तो दो चीजें हमें सीखना है। दो चीजें कौन सी बेटा, बेसिकली हमने सारी चीजें तो हो गई थी, बस दो चीजें बाकी थी। एक को हमने बोला था एटम, परमाणु, और एक को हम बोल रहे हैं किसको, तो अणु को, ठीक है। किसको सीखना है हमें, तो दो चीजों को। एक जो है वो हम क्या बोल रहे हैं बेटा, परमाणु, और एक जो हम डिस्कस करना चाहेंगे वो क्या है, तो अणु है। तो परमाणु या अणु के बारे में हमें डिस्कस करना है। परमाणु को इंग्लिश में बोले तो क्या बोलते हैं बेटा, एटम्स। और अणु को अगर हम इंग्लिश में बोले तो हम इसे बोल देते हैं क्या, तो मॉलिक्यूल्स। तो अणु या फिर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या परमाणु या एटम्स जो है वो बेसिकली इनमें क्या डिफरेंस रहता है, ठीक है। बेसिकली डिफरेंस ये रहता है बेटा कि हमने बोला था कि अगर कोई कंपाउंड है तो उस कंपाउंड की पूरी स्टडी करने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं उसका एक छोटा सा हिस्सा लाता हूं और उस छोटे से हिस्से की स्टडी करके हम उस कंपाउंड के बारे में पूरी प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर सकते हैं ना, बता सकते हैं। तो यही चीजें होती है। जैसे हमने एक दीवार वाला एग्जांपल लिया था कि मुझे एक ईंट की प्रॉपर्टी गुणधर्म चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, सारे ईंट के गुणधर्म तो निकालूंगा नहीं, मैं क्या करूंगा, एक ईंट के गुणधर्म समझ लेता हूं। तो ऐसी ही चीजें जो है वो क्या कहलाती है आपकी, तो चेंज होने वाली चीजें। तो अगर मुझे कंपाउंड की स्टडी करना है तो मैं बेसिकली किसकी स्टडी करता हूं, मैं बेसिकली स्टडी करता हूं किसकी बेटा, बेटा अणु के बारे में, ठीक है। तो अणु जो है वो क्या है, तो अणु और परमाणु जो है वो क्या है। तो हमने बोला था शुद्ध पदार्थ जो है वो दो चीजों से मिलकर, या शुद्ध पदार्थ का जब हमने वर्गीकरण किया था तो हमने उसे दो भागों में वर्गीकृत किया था। एक जो था वो तत्व थे और दूसरे जो थे वो कौन से थे, तो यौगिक। और आपको याद होगा तत्व में हमने बोला था कि तत्व जो होते हैं वो क्या होते हैं, तत्व जो होते हैं वो किनसे मिलके बने हैं, तो एटम से मिलके बने हैं। तो तत्व की सबसे सूक्ष्मतम कण जो होते हैं, किसकी बात कर रहा हूं बेटा मैं, तत्व के। तो तत्व के जो सूक्ष्मतम कण होते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट, वो जो सूक्ष्मतम कण है उन कणों को ही हम क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। तो तत्व के सूक्ष्मतम कण जो है वो क्या होते हैं, तो परमाणु होते हैं, परमाणु होते हैं। यानी कि अगर मुझे देखना चाहिए कि एटम्स, तो एटम मतलब क्या है, एलिमेंट की सबसे छोटी यूनिट है। ऐसे ही अगर हम बात करना चाहें बेटा किसके बारे में, तो अणु। अणु जो है वो क्या है, तो अणु के बारे में ये है कि अणु किससे चीजें मिलके, जब बहुत सारे अणु जब आपस में जुड़ेंगे, कंबाइन होंगे, तो क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो भी आपके पास में यौगिक है, तो यौगिक के जो सूक्ष्मतम, कौन सी बोल रहे हैं हम, बहुत ही छोटी सी इकाई, तो सबसे सूक्ष्मतम कण या इकाई को हम क्या बोल देते हैं, तो अणु बोल देते हैं। तो अगर मुझे किसकी स्टडी करना है, किसका अध्ययन करना है, यौगिक का, तो मैं बेसिकली किसका अध्ययन करूंगा बेटा, मैं बेसिकली अध्ययन कर लेता हूं यहाँ पर परमाणु और यहाँ पर किसका, तो अणु का। अब ये परमाणु या अणु जो है वो क्या होते हैं, तो जैसे परमाणु जो है, यह परमाणु नेचर में, किसमें बेटा, नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते। परमाणु प्रकृति में, परमाणु प्रकृति में मुक्त रूप से नहीं रह सकते। और अगर मुक्त रूप से नहीं रह पा रहे, इसका मतलब स्टेबिलिटी, स्थायित्व जो है वो क्या होती है, बहुत ही कम। तो मुक्त रूप से नहीं रह पाते हैं। कौन नहीं रह पाता है बेटा, मुक्त रूप से परमाणु जो है वो नहीं रह पाते हैं। तो मेन जो देखते हैं उदाहरण, अच्छा अणु जो है वो क्या है, अणु जो है वो प्रकृति में फ्रीली रह पाते हैं, है ना। ये जो है ये क्या है,
तो ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में रह सकते हैं, किसी से साथ में जुड़ने की इनको जरूरत नहीं है, तो ये फ्रीली रह सकते हैं। यानी कि परमाणु जो है वो कैसे हो गए, परमाणु जो है वो ऐसी स्टेट है या एक ऐसा अणु है, जिस परमाणु है जो क्या है तो मुक्त अवस्था में नहीं रह पा रहा, मतलब इनका स्थायित्व जो है वो क्या होता होगा, बहुत ही कम। लेकिन जो अणु है वो क्या हो रहे हैं, तो अणु मुक्त रह पा रहे हैं, फ्रीली रह पा रहे हैं। और अगर मुक्त रह पा रहे हैं, फ्रीली रह पा रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास अणु है ये कैसे होते हैं, ये स्थायी होते हैं, या इनका स्थायित्व जो है वो क्या होता है तो ज्यादा होता है। परमाणु का थोड़ा सा स्थायित्व जो है वो क्या होता है तो कम, फ्रीली नहीं रह पाते। अब मैं कैसे पहचानूंगा कि कौन अणु है और कौन परमाणु है, तो अणु या परमाणु पहचानने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या, देखो हमने बोला परमाणु जो है वो मुक्त नहीं रह पाते, परमाणु जो है वो मुक्त रूप से नहीं रह पाते हैं, लेकिन अणु तो मुक्त रूप से रह पा रहे हैं। मतलब जो नेचर में आप जो फॉर्मूला लिखते हो, जो सूत्र लिखते हो, वो सभी किसके लिखते हो बेटा, अणु के लिखते हो। जैसे देखो अगर मैं बोल रहा हूं नाइट्रोजन तो आप क्या लिखते हो N2, अगर हम बोल रहे हैं ऑक्सीजन तो क्या लिखेंगे O2 लिखेंगे, है ना। अगर हमने बोला क्लोरीन तो क्या लिखते हैं हम Cl2, अगर हम बोल रहे हैं क्लोरीन तो क्या लिखूंगा मैं F2 लिखूंगा। तो ये सभी जो है ये क्या है तो अणु है। देखो अणु परमाणु तक पहचानते आना चाहिए, तभी कहीं जाके आपसे क्वेश्चन बनेंगे। तो हमने बिल्कुल बेसिक से शुरुआत की है बेटा। देखो अगर आपसे एटम परमाणु बोल दे क्या, नाइट्रोजन का एटम, तो आप सिंपली क्या लिखेंगे, एक N लिखेंगे, जो नेचर में फ्रीली नहीं रह पा रहा। भाई फ्रीली किस फॉर्म में है, ये फ्रीली तो नाइट्रोजन के फॉर्म में है ना, लेकिन हमने क्या लिखा इसमें, सिर्फ N लिखा, मतलब ये चीजें नेचर में प्रकृति में उपस्थित नहीं होती है, ठीक है। ऐसे ही ऑक्सीजन के लिए सिर्फ एक है, तो हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन के अणु में 2 ऑक्सीजन के परमाणु है। इस ऑक्सीजन के अणु में कितने ऑक्सीजन के परमाणु बेटा, तो 2 ऑक्सीजन के परमाणु उपस्थित है। ऐसे ही अगर हम क्लोरीन के लिए बात करें तो कितने हो गए, तो 2 हो गए, ठीक है। तो अब हमें समझ में आ रहा है कि अणु क्या होते हैं और परमाणु क्या होते हैं, क्योंकि हमें ये भी निकालते आना चाहिए, ठीक है। अगर ये चीजें आएगी तो फिर आगे बहुत ही आसानी से चीजें होते जाएगी, ठीक है। इसीलिए हम बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहे हैं कि हमें कोई भी दिक्कत न आए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं बेटा, आगे हम किसके बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं परमाणुकता के बारे में। परमाणुकता, एटॉमिसिटी, परमाणुकता जो है वो क्या होती है, तो परमाणुकता जो है वो क्या कहलाती है। अभी हमने बोला अणु, तो अणु किसी न किसी परमाणु से ही तो मिलके बना होगा। अणु जो है वो क्या होगा, किसी न किसी परमाणु से ही तो मिलके बना होगा। तो उन परमाणुओं की संख्या ही क्या कहलाती है, परमाणुकता, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं कि एक अणु में उपस्थित कोई भी एक अणु हो और उस एक अणु में उपस्थित कुल, एक अणु में उपस्थित कुल एक अणु में उपस्थित कुल परमाणुओं की संख्या, कुल परमाणुओं की जो संख्या होती है वही किसको रिप्रेजेंट करती है, तो परमाणुकता को रिप्रेजेंट करती है। अब कैसे पहचानेंगे कितनी संख्या में कौन सी चीजें उपस्थित है, बहुत ही आसान है भाई, बहुत ही आसान है। देखें अगर मैं लिखना चाहूं किसके लिए, जैसे H2SO4 है आपके पास में, इसके बारे में देखना चाह रहे हैं हम H2SO4। देखो H2SO4 के लिए मैं क्या क्या लिख सकता हूं, तो H2SO4 को देख के क्या ख्याल आ रहा है आपको कि इसमें अगर आपसे पूछ लेता, मान लो अगर आपसे पूछ ले इसमें कि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, क्या पूछ ले आपसे कि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या पूछ ले, तो आप क्या देखोगे कि एक H2SO4 के अणु में, एक H2SO4 में कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं हमें, तो आप देखो हाइड्रोजन को देखो सिर्फ, क्योंकि हाइड्रोजन की बात हो रही है ना भाई, तो हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पे 2, तो आप आसानी से बोल सकते हो कि हाइड्रोजन परमाणु की जो संख्या है वो कितनी है, तो 2 हो गई। दूसरा, अगर आपसे हाइड्रोजन की जगह पर, अगर आपसे हाइड्रोजन की जगह पर किसकी संख्या पूछ ले, वो सल्फर की, या उसकी जगह पर सल्फर की संख्या की जगह पर आपसे क्या पूछ ले, ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या पूछ ले। देखें क्या बोल रहा हूं मैं, हाइड्रोजन की जगह आपसे क्या पूछ ले सल्फर, सल्फर की जगह आपसे क्या पूछ ले ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या।
तो आप उसी को कंसीडर करो, उसी को देखो। मैं अगर मुझे सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है तो मैं क्या देखूंगा, मैं देखूंगा किसको, सिर्फ सल्फर। तो यहाँ पे आप देखें सल्फर जो है उसके कितने परमाणु दिख रहे हैं H2SO4 में, एक, मतलब एक ही है। फिर अगर आपसे पूछे ऑक्सीजन परमाणु की संख्या तो आप ऑक्सीजन देखो कितने हैं, तो एक ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं इसमें H2SO4 के एक अणु में, एक अणु में कितने आ रहे हैं बेटा, 4। तो हम बोल सकते हैं ऑक्सीजन परमाणु की संख्या जो है, ऑक्सीजन परमाणु की जो संख्या है वो कितनी आ गई है, तो 4 आ गई, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले, लेकिन अगर आपसे एक और चीज पूछ सकता है, और वो क्या पूछ सकता है वो बेटा, वो आपसे पूछ सकता है कि कुल परमाणुओं की संख्या बताओ। क्या बता दो आप कि इस H2SO4 में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी है। तो कुल परमाणुओं की संख्या, तो जितने भी परमाणु है सभी को क्या कर दो, जोड़ दो। तो हमें दिख रहा है 4 3 कितने हो गए, तो 7। तो इसकी परमाणुकता आ गई सीखे। कुल परमाणुओं की संख्या को ही तो हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं परमाणुकता, एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। मतलब H2SO4 की परमाणुकता कितनी है, तो 7 है। H2SO4 की परमाणुकता जो है वो कितनी आ गई, तो 7 आ गई, ठीक है। तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, किसी भी अणु को देखकर उसके बारे में उसकी इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। बस अगर ये इंफॉर्मेशन लिखते आ रही है, जो हम चलते जा रहे हैं सीक्वेंसली, अगर आप उसी को फॉलो करते जा रहे हैं तो मोल बेसिक कंसेप्ट बहुत इजी होने वाला है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं एक दो चीजें और। जैसे अगर आपसे पूछ ले परमाणुकता, क्या पूछ ले आपसे, परमाणुकता पूछ रहा है वो। अब परमाणुकता निकालना है या परमाणुकता आपको बताना है, ठीक है। अब किसकी परमाणुकता बताना है, देखिए जैसे पहला मैं बोल रहा हूं कि ऑक्सीजन की परमाणुकता बताओ, दूसरा मैं बोल रहा हूं ओजोन की परमाणुकता बताओ, तीसरा मैं बोल रहा हूं अमोनिया की परमाणुकता बताओ, ठीक है। चौथा हमने बोला, चौथा हम क्या बोल रहे हैं, अमोनिया की जगह अगर हम आपसे बोल दे H2O की परमाणुकता बताओ, ठीक है। चलिए 4 करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्या देखना है हमें, परमाणुकता। तो ऑक्सीजन के लिए अगर हम बोले परमाणुकता, तो परमाणु की संख्या ही क्या कहलाती है, तो परमाणुकता कहलाती है। तो कुल मिला के यहाँ पे देखो तो ऑक्सीजन O2 दोनों ही ऑक्सीजन के परमाणु है, और दोनों ही ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या जो है वो कितनी है, तो 2 है। दोनों ही ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या जो है वो कितनी आ रही है बेटा, 2 आ रही है। तो ऑक्सीजन के O2 में कितने परमाणुकता हो गई, 2। अगर 2 है तो हम इसे द्विपरमाणविक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम बेटा, इसे द्विपरमाणविक भी बोल सकते हैं या द्विपरमाणुक भी बोल सकते हैं। तो ये जो द्विपरमाणुक है, ये भी अगर वर्ड आए तो ध्यान रखना हमें कि अगर कहीं ना कहीं वो किसी परमाणुकता न बोलते हुए या अणु की संख्या या अणु का सिंबल न देते हुए, सूत्र न देते हुए आपसे ये बोल दे सिंपली कि जो हमारे पास अणु है वो कैसा है, द्विपरमाणविक है, तो अंडरस्टूड, समझ में आना चाहिए कि द्विपरमाणविक मतलब ऐसा अणु है जिसमें परमाणुओं की संख्या कितनी है बेटा, 2 है, ठीक है। चलिए आइए, अगर ओजोन की बात कर रहा है तो ओजोन में अगर हम देखें तो ओजोन में जो परमाणुकता है वो परमाणुकता कितनी आ रही है इसमें, तो 3 आ रही है। 3 है मतलब कैसा हो गया, तो त्रिपरमाणवी हो गया। 3 है तो कैसा हो गया बेटा, त्रिपरमाणुक हो गया या त्रिपरमाणविक है। तो ये 2 तरीके हो गए, या तो आपको संख्या के हिसाब से दे दे, है ना। चलिए यहां पे थोड़ा सा और जाते हैं। अगर आपसे पूछ ले नाइट्रोजन परमाणु की संख्या, किसकी संख्या पूछ ले यहां पर आपसे, नाइट्रोजन परमाणु की संख्या अगर आपसे पूछे तो कितनी आएगी, दिख रहा है हमें नाइट्रोजन परमाणु, अमोनिया में नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, 1 है। तो अगर हम बोले नाइट्रोजन परमाणु की संख्या तो कितनी हो गई, 1। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि नाइट्रोजन की जगह किसकी बताओ, हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या, तो हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या कितनी आएगी बताएं, कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं इसमें, कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ ले कि इसकी हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या, तो यहां पर हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं बेटा, 3। मतलब अमोनिया में हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या जो है वो कितनी है, 3 है। और अगर आपसे पूछ ले कुल परमाणुकता, अगर आपसे क्या पूछ ले, हाइड्रोजन के अमोनिया के लिए कुल परमाणुकता,
तो कुल परमाणुकता कितनी आ गई भाई, सभी को जोड़ दें, टोटल आ गई, कितनी आ गई आपके पास में, तो 4। ठीक है, तो इजीली आप क्या निकाल सकते हैं, परमाणुकता निकाल सकते हैं। ठीक है, पॉज करें, रोके और फिर सॉल्व करने की कोशिश करें, किसको, H2O के लिए। ठीक है, H2O के लिए क्या देखना है आपको, तो ऑक्सीजन की परमाणुकता, हाइड्रोजन की परमाणुकता, और एक आपको इस अणु की क्या निकालना है, एक आपको निकालना है इसके लिए कुल परमाणुकता की, इस H2O के मॉलिक्यूल की, अणु की कुल परमाणुकता कितनी आती है। ठीक है, चले, कितना दिख रहा है हमें, ऑक्सीजन एक ही, और अगर एक ही है तो इसकी परमाणुकता कितनी हो गई, एक हो गई। हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं यहाँ पे हमें, हाइड्रोजन H2 है तो कितने हो गए बेटा, 2, तो इसकी परमाणुकता जो है वो कितनी हो गई, 2। और कुल अगर मुझे परमाणुकता निकालना है तो ये तो बहुत आसान, सारे परमाणुओं को क्या करो, जोड़ दो, तो क्या आ जाएगी आपके पास में, कुल परमाणुकता आ जाएगी। तो इसके लिए कुल परमाणुकता जो है वो कितनी हो गई, तो 3 हो गई। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, पहले एटम कैसे पहचानूंगा मैं, परमाणु कैसे पहचानूंगा, अणु कैसे पहचानूंगा, फिर अगर हमारे पास में अणु है तो अणु में कौन कौन से परमाणु है, या कुल परमाणुओं की संख्या कितनी है वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये निकाल पाओगे तो आसानी से आगे चीजें होने वाली है, क्योंकि जो भी मोल में पूछेगा बेटा वो किससे पूछेगा, अणु में, परमाणु में, परमाणुओं में ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सभी पूछेगा वो ना, या अणु में ही उपस्थित परमाणुओं की संख्या, परमाणु में भी कौन कौन से परमाणु, परमाणु में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स, तो यही सब चीजें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अगर ये सब चीजें आ रही है तो आप बेसिकली चीजें जो है वो आसानी से क्या कर लेंगे, तो कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम एक एक चीजों को क्या कर रहे हैं, तो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, ये रिलेटेड बात हो गई किससे, परमाणु से रिलेटेड। अब हम देखते हैं किससे रिलेटेड, तो अणु। तो अणु जो होते हैं वो भी कितनी तरह के हो सकते हैं, क्या बात करना चाह रहे हैं हम, अणु, और अणु जो है वो भी कितनी तरह के हो सकते हैं। ठीक है, तो ये परमाणु के बाद में ही देखते हैं हम कि यहाँ पर लिखा हमने परमाणु और अणु, फिर हमने निकाल लिया उसकी परमाणुकता। अब हम देख रहे हैं कि अणु जो है वो कितनी तरह के हो सकते हैं। तो अणु को हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं, तो अणु को हम 2 भाग में वर्गीकृत कर सकते हैं। अब ये जो 2 भाग है ये कौन कौन से हो सकते हैं, देखें, एक तो अणु में उपस्थित परमाणु है, अणु में क्या उपस्थित है, परमाणु है, तत्व है। अब ये जो तत्व है ये कितनी तरह के हैं, तो अगर उसमें समान एक जैसे परमाणु है तो हम उसे बोल देते हैं समपरमाणविक अणु, या समपरमाणु अणु, सम क्या बोल देंगे उसे हम, समपरमाणविक अणु बोल देंगे, नाम से ही समझ में आ रहा है। और दूसरा जो है वो क्या कहलाता है, तो विषम परमाणविक अणु। तो एक सम होते हैं, दूसरा जो है वो क्या कहलाते हैं बेटा, विषम परमाणविक अणु कहलाते हैं। तो सम और विषम में सर क्या डिफरेंस है, सम और विषम में अगर हम देखें डिफरेंस, अंतर क्या है, ऐसा नाम से ही अगर आप कैच कर पाओ तो बहुत अच्छे। सम मतलब क्या हो गई, चीजें एक जैसी, है ना, किसकी बात कर रहे हैं हम, सम, सम मतलब चीजें जो है वो कैसी हो गई, तो एक जैसी हो गई। ठीक है, और विषम का मतलब क्या हो गया, तो चीजें अलग अलग हो गई, डिफरेंट होगी, है ना। तो अगर एक जैसे, इनमें जो है वो कैसे डिफाइन करोगे इसको, तो इनमें आपको क्या दिखेगा, इनमें आपको दिखेगा एक जैसी चीजें, है ना। तो अगर एक जैसे क्या होंगे, परमाणु होंगे, एक जैसे परमाणु या एक जैसे क्या मिलेंगे आपको, तत्व। तो अगर एक जैसे हैं तो फिर हम उसे क्या बोल देते हैं, सम। एक जैसे हैं तो क्या बोल देंगे हम उसे, सम बोल देते हैं। और एक से अधिक तरह के हैं, क्या हो, एक से अधिक तरह के अगर आ रहे हैं तो एक से अधिक, तो एक से अधिक को हम क्या बोल देते हैं, तो विषम। तो एक से अधिक तरह के परमाणु होंगे और एक में हो सकते हैं एक ही तरह के परमाणु या तत्व उपस्थित हो। जैसे देखो, अगर हमने एक एग्जांपल लिया था जैसे समपरमाणुविक में O2 ऑक्सीजन, तो दोनों ही कौन है, ऑक्सीजन का ही तो परमाणु है। फिर हमने बोला जैसे O3 है, O3 में भी क्या हो गया, दोनों ही एक जैसे हैं। जैसे हमने बोला था नाइट्रोजन N2, दोनों ही कैसे हैं, एक जैसे हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर अगर देखें तो जैसे हमने बोला H2O, जैसे हमने बोला H2SO4, जैसे हमने बोला NH3 सॉरी। तो इनमें अगर आप देखें तो परमाणु अलग अलग तरह के, इन सभी में अगर आप देखें तो परमाणु क्या दिख रहे हैं बेटा, मुझे अलग अलग तरह के दिख रहे हैं। और इनमें अगर आप देखें तो परमाणु जो है वो कैसे हैं, तो एक जैसे हैं। तो अगर एक जैसे हैं तो फिर क्या हो गए, एक जैसे है तो सम, और विपरीत हो तो
या अलग अलग तरह के हो जाए तो फिर हम उसे क्या बोल देते हैं, तो विषम बोल देते हैं। ठीक है, चलिए ये तो हमने देख लिया कि अणु या परमाणु क्या होते हैं और उसके बारे में डिटेल है। ठीक है, अब थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल में आते हैं हम, किसके लिए, तो परमाणु के लिए, कि परमाणु बेसिकली क्या है या परमाणु को किस तरह से हम प्रदर्शित कर सकते हैं, या क्वेश्चन अगर वो दे तो कितनी तरह से परमाणु के ऊपर दे पाता हूं। ठीक है, तो परमाणु को अगर हम प्रदर्शित करना चाहें, रिप्रेजेंटेशन करना चाहें, तो किस तरह से करते हैं, देखिए। तो परमाणु को जनरली मैं एक सिंबल मान रहा हूं, कौन सा, तो एक्स। परमाणु जो है वो क्या है, एक एक्स सिंबल है। जैसे देखो, अगर आपको सोडियम रिप्रेजेंट करना है तो आप क्या लिखोगे, Na लिखोगे। जैसे आपको पोटेशियम रिप्रेजेंट करना है तो आप क्या लिखोगे, K लिख दोगे, है ना। आपको ऑक्सीजन रिप्रेजेंट करना है तो आप क्या लिख दोगे, O लिख दोगे। ठीक है, तो इसी तरह से क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन। मतलब एक्स जो है वो क्या है, तो एक्स जो है वो सिंबल है, तत्व है। तत्व जो है उसका क्या है, तो सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, एक्स जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सिंबल। अब किसी भी तत्व या परमाणु में क्या होती है चीजें, एक होता है परमाणु भार, है ना। एक क्या होता है बेटा, परमाणु भार, भार, और एक होता है उसकी परमाणुओं की संख्या। ठीक है, तो दो चीजें हमें रिप्रेजेंट करना होती है। एक जो है वो क्या होता है आपका परमाणु भार, और एक होता है परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। ठीक है, तो वही दो चीजें हैं, Z और A है। ठीक है, A और Z जो है वो क्या है, परमाणु संख्या। इसी को एक और तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस तरह से, तो जैसे X है, यहां पर तो क्या लिखा है, Z, और यहां पे क्या लिखा हो बेटा, A लिखा हो। यहां पे क्या लिखा हो, A। मतलब मुद्दे की बात यह है कि कुछ भी हो जाए लेकिन A रहेगा तो ऊपर ही, कुछ भी हो जाए लेकिन A रहेगा कहां पे बेटा, हमेशा ऊपर ही रहेगा। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं कि यहाँ पे Z का मतलब क्या है और A का मतलब क्या है। तो Z जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है Z जो है वो रिप्रेजेंट करता है परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। Z को हम क्या बोलते हैं, तो Z को हम बोलते हैं परमाणु क्रमांक, या फिर इसी का एक और नाम होता है परमाणु संख्या। तो आप इसे परमाणु क्रमांक बोल दें, या फिर आप इसे क्या बोल सकते हैं, तो परमाणु संख्या बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे अभी और इसके बारे में। अब A जो है वो क्या है, तो A जो होती है वो द्रव्यमान संख्या होती है। A जो है वो क्या है, द्रव्यमान संख्या होती है। या फिर परमाणु के लिए लिख रहे हो तो आप उसको लिख सकते हो परमाणु द्रव्यमान। परमाणु के लिए लिख रहे हो तो आप उसको क्या बोल सकते हैं, परमाणु द्रव्यमान बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके बारे में। तो अगर आपको पहले फर्स्ट से लेके 30 तक, है ना, कम से कम बेटा फर्स्ट से लेके 30 तक हमें एटॉमिक नंबर और मास नंबर, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार, द्रव्यमान, ये दोनों चीजें जो है वो क्या होनी चाहिए, याद होना चाहिए, तो ही हमारे लिए थोड़ी इजी हो जाएगी चीजें। ठीक है, चलो अब मैं इसमें रिप्रेजेंट करूं, तो रिप्रेजेंट करूं तो सोडियम के लिए, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है भाई, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना हो गया, 11। तो Z की जगह क्या लिखूंगा मैं, 11, है ना। परमाणु भार इसका कितना होता है, 23, तो हमने A की जगह क्या लिख दिया, 23 लिख दिया। ऐसे ही पोटेशियम है, पोटेशियम का कितना होता है, 19, है ना, और इसका परमाणु भार जो है वो कितना हो गया, तो 40। तो ये हमने लिख दिया, आइसोटोप वाले केस में हो जाते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, परमाणु भार जो है वो कितना हो गया, तो 16 हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही हम अलग अलग तरह से क्या कर सकते हैं, तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे और देखो, अगर हम बोलते हैं हाइड्रोजन के लिए, ठीक है, अगर हम बोले किसके लिए, नाइट्रोजन के लिए, तो क्या करूंगा अब मैं, हाइड्रोजन का परमाणु भार और परमाणु क्रमांक दे। तो परमाणु क्रमांक भी हाइड्रोजन का 1 होता है, परमाणु भार भी कितना होता है बेटा, 1 ही होता है। अब अगर हम बात करें किसके लिए, नाइट्रोजन के लिए, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक जो है वो कितना होता है, 7, और परमाणु भार जो है वो कितना होता है, तो 14 होता है, 14 होता है। ठीक है, अब ये परमाणु भार और परमाणु क्रमांक की अगर आपके पास में इंफॉर्मेशन है, तो आप क्या कर सकते हो, उस तत्व के बारे में, उस परमाणु के बारे में बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों का तो उसमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। देखें, तो अगर मैं किसी भी परमाणु के कॉन्स्टिट्यूएंट घटक की बात करूं, अगर हम किसी भी परमाणु के घटक की बात करें, तो बेसिकली हम परमाणु के कितने घटक मान के चलते हैं, तो 3। एक जो होते हैं बेटा उन्हें हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन। एक को हम क्या बोलते हैं, तो प्रोटॉन।
और एक को हम क्या बोलते हैं तो न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या आ गए, न्यूट्रॉन हो गए, ध्यान दीजिएगा। अब क्या बोलना चाह रहा हूं मैं कि अगर मुझे दो ही चीजें तो निकालनी, एक परमाणु भार और एक परमाणु क्रमांक। तो आपको पता है कि भार किससे संबंधित है, भार जो है वो किसका होता है, परमाणु का। तो परमाणु का भार अगर हमें निकालना हो तो क्या देखूंगा मैं, जिसके पास में भार हो। तो परमाणु में भार देखना है, तो भार के लिए कौन घटक उत्तरदायी है, भार के लिए घटक उत्तरदायी है कौन से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जब भी भार या द्रव्यमान की बात होगी तो उस परमाणु में जो उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है उनकी संख्या पर निर्भर करेगा। क्या बोल रहा हूं मैं, उन्हीं की संख्या पर निर्भर करेगा। लेकिन अगर हम बोल दें किसके लिए, उदासीनता के लिए, तो जब भी उदासीनता वाली बात आएगी तो वो निर्भर करेगा किस पे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये परमाणु के क्रमांक पर आधारित है। ये चीजें जो है वो किस पर निर्भर करेगी बेटा, परमाणु के क्रमांक पर आधारित है। तो जब भी भार लिखूंगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन संबंधित होंगे, जब भी मैं आवेश बनाऊंगा, धन आयन बनाऊंगा, ऋण आयन बनाऊंगा, परमाणु क्रमांक लिखूंगा, तो ये सब चीजें किससे निर्भर करेगी, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर ही निर्भर करती है। देखें, अब अगर मुझे लिखना हो किसकी वैल्यू, अब हमें किसकी वैल्यू जानना है यहाँ पे। तो अगर मैं बोल दूं क्या, परमाणु क्रमांक, किसकी संख्या बोल रहे हैं हम, तो परमाणु क्रमांक क्या होता है, या परमाणु क्रमांक किससे संबंधित होता है। तो परमाणु क्रमांक जो है वो बेसिकली किस पर आधारित है, तो परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है, परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या। किसके बराबर होता है बेटा, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। तो किसी भी परमाणु में कितने प्रोटॉन है इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको किससे, परमाणु क्रमांक से। किसी भी परमाणु में कितने प्रोटॉन की संख्या है ये आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी किसमें, परमाणु से, है ना, परमाणु क्रमांक से। जैसे यहाँ पे हमने बोला ये यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 7 है, तो 7 जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका 7 जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, परमाणु क्रमांक। मतलब आप न्यूट्रॉन में प्रोटॉन की संख्या बोल सकते हो, कितनी होगी 7, सोडियम में कितनी होगी 11, पोटेशियम में 19, ऑक्सीजन में कितनी हो गई 8। मतलब परमाणु क्रमांक से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल गई, परमाणु क्रमांक से हमें इंफॉर्मेशन मिल गई प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, परमाणु क्रमांक को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z से। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या तो मैंने ऐसा लिख दिया Np+। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या, ये क्या होगा, ये सभी के लिए होगा बेटा, ऐसा जो आप लिख रहे हो ये किसके लिए होगा, तो ये सभी के लिए। सभी के लिए मतलब क्या बोल रहा हूं, आगे समझ में आएगा। और सभी मतलब धन आयन भी होते हैं, ऋण आयन भी होते हैं और उदासीन भी होते हैं, तो ये सभी के लिए फॉलो होता है। लेकिन अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है, किसकी बात करना चाह रहे बेटा हम, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या के, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी परमाणु क्रमांक के बराबर हो सकती है ना, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी परमाणु क्रमांक के बराबर हो सकती है, लेकिन तभी होती है बेटा जब हमारा परमाणु कैसा हो, उदासीन हो। ये कब हो सकता है, जब हमारा परमाणु जो है वो कैसा हो बेटा, उदासीन हो, न्यूट्रल हो। अगर न्यूट्रल है तो ही वो कैसा होगा, उनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, परमाणु भार, है ना, परमाणु क्रमांक हो गया। दूसरा हम क्या देखना चाह रहे हैं, तो परमाणु भार। तो अगर हम परमाणु भार की बात करें तो भार से संबंधित, परमाणु भार से संबंधित किसका है, भार से संबंधित है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। इसका मतलब परमाणु भार निकालना है तो जिन पर परमाणु का भार निर्भर कर रहा है उनको जोड़ दो, जिन पर परमाणु का भार निर्भर कर रहा है आप उनको क्या कर दे, जोड़ दे। तो जैसे आप जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, टोटल कुल परमाणु भार आ जाएगा। तो परमाणु का जो भार है वो किस पर निर्भर कर रहा है, या परमाणु द्रव्यमान किस पे निर्भर कर रहा है, तो परमाणु का जो द्रव्यमान है वो किस पर निर्भर कर गया, आपके प्रोटॉन की संख्या और किस पर, न्यूट्रॉन की संख्या पर। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, परमाणु भार बराबर, परमाणु भार बराबर हम बोल सकते हैं प्रोटॉन की संख्या। एक तो यही हो गया आपका, क्या बोल सकते हैं आप, प्रोटॉन की संख्या बोल सकते हैं। और दूसरा जो है वो आप क्या बोल सकते हैं, दूसरा आप बोल सकते हैं प्रोटॉन की जगह पर क्या ले लो ठीक है, प्रोटॉन की जगह पर आप क्या ले लो, प्रोटॉन की संख्या की जगह पर आप किसकी संख्या लोगे, जिसके पास में भार हो।
तो भार किसके पास में है, भार किसके पास में है भैया जी, प्रोटॉन की संख्या प्लस और क्या लेंगे हम, तो न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या को शॉर्ट में लिख लेते हैं हम एन। ठीक है, तो ये अगर चीजें हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आसानी से आप क्या कर सकते हैं, तो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां से आपके पास में दो फॉर्मूले, अगर या इसको अगर हम और कन्वर्ट कर लें, देखो प्रोटॉन की संख्या और किस पे निर्भर कर गया, तो न्यूट्रॉन की संख्या पर। अब इसको शॉर्ट में लिखो, देखो जितने प्रोटॉन की संख्या है उतनी ही तो हमारे परमाणु क्रमांक भी है। और इसको अगर हम आगे लिखें तो जितने प्रोटॉन की संख्या है उस प्रोटॉन की संख्या की जगह हम क्या लिख सकते हैं, परमाणु क्रमांक लिख सकते हैं। तो ए जो है वो किसके बराबर हो गया, परमाणु क्रमांक Z के बराबर हो गया, प्लस शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो अगर कहीं मुझे न्यूट्रॉन की संख्या निकालना पड़े तो न्यूट्रॉन को तो यही रहने दूं, इसको इधर ले आऊं, तो ये हो जाएगा A माइनस क्या हो जाएगा, तो Z। क्या हो जाएगा बेटा, ये A माइनस क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। तो इसकी सहायता से आप बाकी सारी चीजें जो है वो क्या कर सकते हैं, तो निकाल सकते हैं। ठीक है, इसकी सहायता से आप क्या कर सकते हैं, बाकी सारी चीजें जो है वो निकाल सकते हैं। तो हमारे परमाणु क्रमांक से संबंधित ये फॉर्मूले हो गए। ठीक है, दूसरा हमने बोला परमाणु भार, तो परमाणु भार से संबंधित ये फॉर्मूले हो गए। ठीक है, तो इसी की सहायता से हम आगे फिर क्या करेंगे, तो सारी चीजों को फाइंड आउट करना शुरू करेंगे। ठीक है, निकाल दें हम। अब हम देखते हैं कि अगर आपको कुछ भी निकालने के लिए जरूरत पड़े तो हमें ये देखना है कि कौन क्या चीजें होती है, कब कब इलेक्ट्रॉन कम या फिर क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो अब हम डिफाइन करना चाह रहे हैं, शुरू करना चाह रहे हैं किसको, तो परमाणु की एग्जैक्टली परमाणु में है क्या क्या चीजें। तो हमने बोला परमाणु जो है वो क्या हो सकते हैं, परमाणु एक तो हो सकते हैं बिल्कुल उदासीन, न्यूट्रल, चार्ज आवेशहीन। एक जो है वो क्या हो सकते हैं बेटा, तो बिल्कुल उदासीन हो सकते हैं जिन पर कोई भी आवेश उपस्थित न हो। ठीक है, निरावेश वाली चीज। अच्छा, कोई भी आवेश उपस्थित नहीं है तो उसने न तो इलेक्ट्रॉन दिए होंगे और ना ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए होंगे। ये उदासीन क्या होते हैं, ना तो इन्होंने कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या किए हैं, ग्रहण, और ना ही इन्होंने कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या किए हैं, दान किए। तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, दान करते हैं। इसका मतलब परमाणु के पास जितने इलेक्ट्रॉन है, जितने प्रोटॉन है, उतनी ही सारी चीजें जो है वो उपस्थित रहती है। अब मेन जो है वो परमाणु में भी क्या होते हैं बेटा, आयन होते हैं। मेन जो है वो परमाणु में भी क्या देखना है हमें, तो आयन होते हैं। और आयन भी कितनी तरह के होते हैं, आयन होते हैं हमारे पास में कितने, दो तरह के ना। एक जो है वो कौन से होते हैं, तो धनायन, और एक जो होते हैं वो कौन से होते हैं, तो ऋण आयन। एक जो है वो क्या होते हैं, धनायन होते हैं, पॉजिटिव आयन वाली चीजें, और एक जो है वो क्या होते हैं, तो ऋण आयन होते हैं, नेगेटिव वाली चीजें। अब धनायन या ऋणायन का निर्माण कैसे होता है, धनायन या ऋण आयन का निर्माण कैसे होता है वो देखते हैं। भाई धनायन का निर्माण तब होता है जब ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं बेटा, डोनेट कर देते हैं, दान करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं तो धनायन का निर्माण होता है, और जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं तो ऋण आयन का निर्माण होता है। जब इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं तो धनायन बनते हैं, जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ग्रहण होते हैं तो क्या बनते हैं, ऋण आयन बनते हैं जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते। अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण दान कर रहा है तो इन पर जो आवेश है वो कौन सा होता है, पॉजिटिव आवेश। इसीलिए तो हमने इसको धनायन बोला, क्योंकि आवेश जो है वो कौन सा होगा, इस पे धन। ठीक है, आवेश जो है वो कौन सा है बेटा, इस पे धन है, पॉजिटिव है। और यहाँ पर जो आवेश होता है वो कौन सा होता है, तो नेगेटिव, ऋण आवेशित होते हैं। इसीलिए तो हमने इसको क्या नाम दिया, तो ऋण आयन दिया, क्योंकि इस पर चार्ज आवेश कैसा है, ऋण आवेश है। मेन काम की चीजें ये है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन दान हो रहे हैं और यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो रहे हैं, तो ग्रहण हो रहे हैं। अब हमें देखना है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में क्या संख्या में परिवर्तन आएगा। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए कि किस तरह से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या में परिवर्तन आता है, किस तरह से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या में परिवर्तन आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे अगर मैं बोलूं किसकी बात कर रहा हूं मैं, सोडियम की, अभी हमने लिया था। तो सोडियम धातु है और धातु की प्रवृत्ति होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, दान,
और इलेक्ट्रॉन को दान करेंगे तो धन आयन में परिवर्तित होते हैं। इलेक्ट्रॉन अगर कोई दान कर रहा है तो किस में परिवर्तित होते हैं? धन आयन में। अभी हम देखेंगे कि धन आयन ही क्यों बोला, ऋण आयन क्यों नहीं बोला। देखें, तो जब ये पॉजिटिव में चले गया तो इसके बाद इसमें क्या चीजें हो रही होगी भाई? इसका परमाणु क्रमांक जो है वो कितना है? 11। और इसका परमाणु भार जो है वो कितना हो गया? तो 23 हो गया ना। परमाणु क्रमांक कितना हो गया? 11। और परमाणु भार कितना हो गया? 23। चलो अब हम देखें इसमें यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन, कि प्रोटॉन की संख्या कितनी है? तो 11 है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन की संख्या तो कितनी है? इलेक्ट्रॉन भी 11 है, क्योंकि ये वाला जो है अभी इस पे कोई भी आवेश, कोई भी चार्ज उपस्थित नहीं है बेटा ना। तो अभी तो हम न्यूट्रल वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? तो 11 है। प्रोटॉन भी कितने हैं इसके पास में? तो 11 है। दोनों ही चीजें सेम हो गई, प्रोटॉन भी सेम हो गए और इलेक्ट्रॉन भी सेम हो गए। न्यूट्रॉन भी कितने होंगे? तो निकालना पड़ेगा अभी हमें। चलो फिलहाल उसका कोई काम नहीं है, आगे अलग से हम उसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक। हाँ, अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ अब किसके बारे में? Na+ के बारे में। किसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखना है? Na+ के बारे में। तो Na+ तब आया जब इसने क्या करा? इलेक्ट्रॉन दान किया। कितने इलेक्ट्रॉन दान किए? जितना उस पे आवेश हो। अगर 1+ है तो उसने 1 इलेक्ट्रॉन दान किया है, 2+ है तो 2 किया है, 3+ है तो 3 दान किए। तो यहां पर अगर हम देखें तो सोडियम पे जो है वो कितना आ रहा है? 1 ही प्लस आ रहा है। मतलब इसने क्या किया है? तो 1 ही इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या किया बेटा? दान किया। क्या प्रोटॉन का दान हुआ है क्या? नहीं, दान तो इलेक्ट्रॉन का हुआ। तो संख्या में परिवर्तन किसके आएंगे? इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं लिखूं नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या, तो क्या प्रोटॉन की संख्या में कोई परिवर्तन आया क्या? नहीं। क्या इलेक्ट्रॉन की संख्या में परिवर्तन आया? हाँ। कितना का परिवर्तन? 1 का। कम या ज्यादा? दान कर रहा है, अगर तुम्हारे पास पैसे और तुमने दान कर दिए तो तुम्हारे पास तो कमी हुई। तो ऐसी तरह से अगर हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन का दान हो रहा है, तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो 1 इलेक्ट्रॉन कम भी तो हो गया। मतलब 11 में से माइनस कर दो कितना? 1। कितने आ गए इसके पास में इलेक्ट्रॉन? तो 10 आ गए। इलेक्ट्रॉन कितने आ गए इसके पास में? तो 10 आ गए। मतलब आप यहां से चीजें देखें, क्या बोल रहे हैं हम कि अगर कहीं पर धन आयन आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो जितना पॉजिटिव है उतने आप इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे बेटा? माइनस। जितना उस पे पॉजिटिव चार्ज है उतना ही आप क्या करें? इलेक्ट्रॉन को घटा दे, माइनस कर दे, ठीक है। चलिए ऋण आयन का देखते हैं एक एग्जांपल और उसमें निकालते हैं इंफॉर्मेशन चीजें। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक चीज ये भी पता चल गई कि अगर मैं कंपेयर, तुलना कर दूं किसमें? धन आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या और किसकी संख्या में कंपेयर करें हम? तुलना करें प्रोटॉन की संख्या में। तो दिख ही रहा है हमें, प्रोटॉन की संख्या 11 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है। मतलब ये हुआ सर कि प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो गई और इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो क्या हो गई? कम। इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो क्या हो गई बेटा? कम हो गई, ठीक है। तो ये ध्यान रख सकते हैं हम कि जब भी हम बात करेंगे किसमें? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन वाले में, तो केटायन के केस में उल्टा हो जाता है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं एक एग्जांपल किसमें। अच्छा देखो, प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है और प्रोटॉन पे चार्ज कौन सा होता है? प्लस। इसलिए हम क्या बनाते हैं यहाँ पर? पॉजिटिव चार्ज बना देते हैं, ठीक है। देखो, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बराबर है तो उदासीन हो गया। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बराबर है तो कैसा हो गया बेटा? उदासीन हो गया। को दोनों की संख्या बराबर है। लेकिन अगर जो धन आयन रख रहा है उसकी संख्या ज्यादा हो गई तो चार्ज कौन सा आ गया? पॉजिटिव आ गया। जो धन आयन रख रहा है उसकी संख्या अगर ज्यादा हो गई तो चार्ज कौन सा आ गया? तो पॉजिटिव आ गया। देखो, अब अगर मैं बोल रहा हूं क्या ऑक्सीजन है आपके पास में, और इस ऑक्सीजन ने क्या किए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद में ये ऑक्सीजन किस में परिवर्तित हुआ है? -2 में परिवर्तित हुआ है, ठीक है। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन में अगर हम देखना चाहें तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 और परमाणु भार जो है वो कितना होता है बेटा? 16। अगर परमाणु भार 16 है तो इसमें अगर हम संख्या निकालें किसकी? प्रोटॉन की, तो अभी तो उदासीन है, तो प्रोटॉन की संख्या 8, इलेक्ट्रॉन की संख्या उदासीनता में प्रोटॉन की संख्या के बराबर आती है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 8 है, प्रोटॉन की संख्या भी कितनी आ गई? 8 आ गई। O-2 कब बना बेटा? जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए। 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, आपने पैसे ले लिए तो क्या हुआ? आपके पास संख्या ज्यादा हो गई। ऐसे ही इसने क्या किया है? तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए
2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, प्रोटॉन किए हैं क्या? नहीं। तो क्या प्रोटॉन की संख्या में कोई परिवर्तन आएगा क्या? नहीं। तो यहां पर अगर हम देखें प्रोटॉन की संख्या, तो प्रोटॉन की संख्या जो है वो कितनी आएगी? 8 ही आएगी। लेकिन यहां पर अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो 8 तो थे ही, 8 तो पहले से थे ही, और 2 और आ गए हैं, तो टोटल हो गए इसके पास में कितने? 10। टोटल जो है वो कितने हो गए बेटा? इसके पास में 10 हो गए। तो अब अगर मैं कंपेयर करूं, तुलना करूं किसमें? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या में। तो अगर हम देखें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन, किसमें? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या अगर हम देखें किसमें? केटायन में। तो केटायन के केस में क्या होगा कि केटायन के केस में ज्यादा संख्या आएगी। किसकी ज्यादा संख्या आएगी? देख लो, प्रोटॉन 8 है, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की तुलना में क्या होती है? तो ज्यादा होती है। तो अगर कहीं पर आपको ऋण आयन दिखे तो उतने इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, उल्टा है। अगर कहीं पर आपको ऋण आयन दिखे तो उतने इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, और अगर कहीं आपको धन आयन दिखे तो उतने इलेक्ट्रॉन घटा दो। उतने इलेक्ट्रॉन क्या करना है आपको? घटाना है। ठीक है। तो ऐसे आप आसानी से क्या निकाल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या निकाल सकते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं। क्यों सीख रहे हैं? यही सब क्वेश्चन बनेंगे, यही सब क्या बनते हैं? तो क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है। चलिए, अगर इतना समझ में आ गया है तो मैं अगर आपको कोई एक मॉलिक्यूल दूं, तो उस मॉलिक्यूल के बारे में अब देखते हैं हम उसके बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। जितनी ज्यादा आप इंफॉर्मेशन लिख सकते हो, आप उतने ही अच्छे से, उतने ही ज्यादा क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर लोगे। देखें, अगर हम एग्जाम्पल ले लें किसका? H2O का, वाटर। बहुत ही सिंपल सा मॉलिक्यूल, क्या लिया हमने? तो H2O ले लिया। ठीक है। पहली चीज क्या बोल रहा हूं मैं? ये समपरमाणविक है या विषम परमाणविक है? समपरमाणविक है या फिर कैसा है? विषम परमाणविक है? बताएं फटाफट। समपरमाणविक है या फिर क्या है? विषम परमाणविक अणु है? तो पहली इंफॉर्मेशन तो इसको देख के हम ये लिख सकते हैं कि यह जो है ये कैसा है? तो विषम परमाणविक अणु है। इसमें परमाणु जो है वो क्या है? अलग अलग तरह के, तो विषम परमाणु अणु है। ठीक है। दूसरी संख्या या दूसरी इसके बारे में इंफॉर्मेशन में ये लिख सकता हूं कि इसमें इसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या देख के बता सकता हूं मैं, कि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या देख के बता सकता हूं मैं। ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु की जो संख्या है वो कितनी दिख रही है हमें? हाइड्रोजन परमाणु की संख्या जो है वो हम देख सकते हैं यहाँ पे कितनी है। तीसरा मैं बता सकता हूं ऑक्सीजन परमाणु की संख्या, कितने इसमें ऑक्सीजन उपस्थित है। तो ऑक्सीजन परमाणु की हमने क्या निकाल ली? संख्या कितनी आ रही है ऑक्सीजन की? 1। चौथा हम ये बता सकते हैं कुल परमाणुओं की संख्या। चौथा जो है वो हम क्या बता सकते हैं? कुल परमाणुओं की संख्या बता सकते हैं। और कुल परमाणुओं की संख्या ही क्या कहलाती है? कुल परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है बेटा? परमाणुकता। मतलब हम इस अणु की परमाणुकता के बारे में बता सकते हैं, और वो कितनी आ रही है आपके पास में? तो 3 आ रही है। ठीक है। ये 3 चीजें हो गई। अब इसके बाद में देखें, इसके बाद में क्या है? तो अभी तक हमने जो निकाले हैं, अभी तक जो हमने निकाले हैं, ये देखें क्या निकाले हमने? एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये सब निकाल सकते हैं किसी में। तो चलो अब मैं देखता हूं आपको कि इसके बाद में अब मुझे और इंफॉर्मेशन देखना हो तो क्या निकालूंगा मैं। देखो, अगर आपको कोई भी परमाणु दे दिया जाए, जैसे अगर आपको कोई भी क्या दे दिया जाए? परमाणु दे दिया जाए, और उसमें आपसे पूछे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, प्रोटॉन की संख्या कितनी है, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, तो क्या आप ये सारी चीजों को देखकर अब आसानी से बता पाएंगे कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन्स है? ठीक है। तो आइए कैलकुलेट करते हैं कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन्स है। पहला देखो, पहला आपको बताना है किसके बारे में? कैल्शियम के बारे में। ठीक है। दूसरा आपको बताना है किसके बारे में? सल्फर S-2 के बारे में। तीसरा आपको बताना है पोटेशियम प्लस के बारे में। ठीक है। तीनों के बारे में बताना है, या फिर प्लस वाला मैं यही लेता हूं ताकि आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएट भी समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है। देखें,
एक हमने क्या लिया है यहाँ पे, कैल्शियम लिया है, फिर हमने लिया यहीं पर क्या, कैल्शियम +2 ले लिया है, फिर हमने नेगेटिव वाला लिया है सल्फर S-2। क्या क्या पूछ रहा है वो पूछ रहा है आपसे कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बता दो, इसमें प्रोटॉन की संख्या बता दो, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या बता दो, इसका परमाणु भार बता दो, इसका परमाणु क्रमांक बता दो। तो ये तो हमें, इस कैल्शियम है तो परमाणु क्रमांक जो है वो कितना होता है 20, और भार जो है वो कितना होता है बेटा इसका 40। तो ए की वैल्यू तो आ गई आपके पास में कितनी 40, जेड की वैल्यू आ गई आपके पास में कितनी 20। क्या कोई आवेश दिख रहा है क्या इस परमाणु पे? नहीं। अगर कोई आवेश नहीं है तो हमने क्या लिखा है, अगर कोई आवेश नहीं है तो फिर हमने क्या लिखा है, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन की संख्या है वही परमाणु क्रमांक के बराबर हो गई। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया बेटा कि कोई आवेश तो है नहीं, तो इसका जो परमाणु क्रमांक है कितना 20, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या भी तो 20 ही हो गई। मतलब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 20, प्रोटॉन की संख्या भी कितनी हो गई तो 20। अब न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हमने क्या दिखा था, A-Z, है ना। न्यूट्रॉन की संख्या अगर मुझे निकालना हो तो क्या करते हैं हम, A-Z कर देते हैं, तो A-Z कर देते हैं। हाँ, तो न्यूट्रॉन की संख्या के लिए A- क्या करूंगा Z। A कितना है भाई A जो है वो 40 है और 20, तो यानी कि यहाँ भी कितने आ गए तो 20 आ गए आपके पास। तो ये आपने इजीली निकाल लिया यहाँ पे कि कितने इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन उपस्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसके लिए, अब अगर मैं बोल दूं कि ये किस में कन्वर्ट हो गया है, पॉजिटिव आयन में। देखो कोई परमाणु क्रमांक या भार तो बदलेगा नहीं, वो तो फिक्स है। ये कितना होगा 40, परमाणु भार जो है वो इसका कितना होगा बेटा 40, और परमाणु क्रमांक जो है वो कितना हो गया तो 20। तो ए और जेड की वैल्यू तो सेम रहने वाली। अब हम देख लेते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने और न्यूट्रॉन कितने। तो अगर मुझे इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है तो क्या करूंगा मैं, पहले न्यूट्रल है, पहले तो आप देख लो उदासीन वाले में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, तो उदासीनता वाले में कितने हो गए 20 हो गए। लेकिन हमें पता है उदासीनता तो तब होती ना जब इस पे कोई चार्ज, लेकिन अब क्या है चार्ज उपस्थित है। तो हमने बोला था प्लस वाले में इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो, माइनस वाले में उतने इलेक्ट्रॉन जोड़ दो। तो हमने उदासीन वाले देख लिए कि आज जितना परमाणु क्रमांक है उतने इलेक्ट्रॉन हो गए। हाँ, लेकिन फिर क्या करना है, प्लस देख लिया हमने, 2 प्लस चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दूं, 2 प्लस चार्ज है तो क्या करूंगा बेटा 2 इलेक्ट्रॉन माइनस करूंगा। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन दान किए होंगे, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर दिए, दान कर दिए। दिख रहा है फर्क, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो 20 आ रहे हैं, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने आ रहे हैं बेटा 18 आ रहे हैं, कम हो गए। इलेक्ट्रॉन की संख्या दान करने से कम हो गई। ठीक है, चलो प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या तो उतनी होती है जितना परमाणु क्रमांक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा भाई। केटायन न्यूट्रल से बन रहा है, केटायन न्यूट्रल से बन रहा है, तो परिवर्तन सिर्फ किस में आता है, परिवर्तन दिखता है आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स में। ठीक है, तो न्यूट्रॉन की संख्या भी उतनी ही रहेगी। न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो भी क्या रहेगी बेटा, उतनी ही प्रेजेंट रहेगी। चलिए सल्फर के लिए बोले, सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है 16, परमाणु भार होता है इसका 32। परमाणु भार जो है वो कितना होता है 32 होता है। ठीक है, चलिए अगर आपसे पूछ ले इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, फिर आपसे पूछ ले इसमें प्रोटॉन की संख्या, अगर आपसे पूछ ले न्यूट्रॉन की संख्या, अगर आपसे पूछता परमाणु भार, अगर आपसे पूछता परमाणु क्रमांक। हाँ भाई, ए और जेड तो बता ही दिए मैंने। परमाणु भार जो है वो कितना दिख रहा है हमें 32, और जेड की वैल्यू कितनी हो गई 16। अब हमें देखना है क्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या के लिए क्या करूंगा मैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या के लिए क्या करूंगा मैं, परमाणु क्रमांक देखूं। तो परमाणु क्रमांक देखा हमने कितना 16, तो क्या 16 परमाणु क्रमांक के हिसाब से इलेक्ट्रॉन की संख्या लिख दो, नहीं, माइनस आया है, ऋण आयन बना है, तो माइनस कितना दिख रहा है हमें 2। सब माइनस तो तब आता है जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण हुआ तो 1 - 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो गए तो -2 हो गया।
2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो गए तो -2 हो गया, मतलब पहले तो 16 थे ही, पहले तो कितने थे भाई 16 थे ही, और 2 और आ गए, तो 16 और 2 कितने कर दूं मैं, तो हमें क्या करना है, जोड़ दो, 16 और 2 जो है वो कितने हो गए, तो 18 हो गए। तब प्रोटॉन की संख्या तो किसके बराबर होती है, जितना परमाणु क्रमांक, न्यूट्रॉन की संख्या निकालना हो तो a माइनस क्या करूंगा z, 32 में से 16 गए, कितने हो गए 16, 32 में से 16 गए, कितने हो गए, तो 16 हो गए। क्या है मेन, यहाँ पर मेन है सिर्फ आपके पास में क्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या में परिवर्तन आ रहे हैं, मेन जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या में ही क्या आ रहे हैं, परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, तो ये तो हमने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन किसके लिए निकाला बेटा, परमाणु के लिए। तो अगर हमें यही चीजें अणु के लिए निकालना है, ठीक है, तो आइए अणु पे भी आते हैं। तो हमने ये अणु वाला ले रखा था एग्जाम्पल, तो अब इस अणु में ही हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। क्या करूंगा मैं, अरे एक का निकाल लो बाकी के जोड़ दो, एक का निकाल लो बाकी सभी के क्या करो, जोड़ दो, तो आसानी से आ जाएगी चीजें। देखो अगर H2O में मुझे निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या, अगर मुझे निकालना है नंबर ऑफ प्रोटॉन, और मुझे निकालना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है, न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है, तो इन सब की संख्या निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, तो पहले जितनी भी चीजें हैं सभी को जोड़ दो। भाई अगर मुझे पता है ना हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 है, और हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो कुल मिला के इलेक्ट्रॉन जोड़ना है मुझे, तो एक हाइड्रोजन का और हाइड्रोजन की संख्या प्लस, ये किसके लिए लिख दिया हमने, हाइड्रोजन के लिए, प्लस ऑक्सीजन के लिए, एक ऑक्सीजन में कितना होता है, एक ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना, 16, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या, सॉरी परमाणु भार कितना, 16, इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु भार पे निर्भर नहीं करती, किस पे, परमाणु संख्या पे, और परमाणु संख्या कितनी है इसकी, 8 हो गई, है ना, परमाणु संख्या जो है वो इसकी कितनी हो गई, 8, तो 8 और 2 टोटल कितने हो गए, 10, तो इसके पास में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो कितनी आ गई, 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या, हाइड्रोजन में प्रोटॉन की संख्या, तो एक प्रोटॉन है एक हाइड्रोजन के पास में, तो 2 हो गए, और ऑक्सीजन के पास में कितने हैं, 8, तो प्रोटॉन की संख्या हो गई कितनी, इसके पास में 10 ही आ गई। फिर देखिए न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन 0 होता है, ध्यान रखें, न्यूट्रॉन हाइड्रोजन के पास में कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 0 है किसमें, 0 है किसमें, प्रोटॉन, किसमें, हाइड्रोजन में। ठीक है, तो ये आप आसानी से निकाल सकते हैं, एक आपको पता चल जाए बाकी की इंफॉर्मेशन आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलो एक और मॉलिक्यूल की प्रैक्टिस करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। ठीक है, एक और मॉलिक्यूल आप ही को करना है, ध्यान दीजिए किसके बारे में लिखना है आपको इन्फॉर्मेशन, CO2 के बारे में लिखना है। क्या क्या इंफॉर्मेशन लिखना है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं, ठीक है, समपरमाणविक है, विषम परमाणविक है, जो भी हमने यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखी है ये सभी के सभी आपको लिखना है। ठीक है, पॉज करके सॉल्व करना है। चलिए मैच कर लीजिएगा, फिर क्या बोल रहा हूं मैं अब यहाँ पर अगर हम देखें तो किस तरह का परमाणु दिख रहा है हमें, ये विषम, किस तरह का परमाणु दिख रहा है, तो विषम परमाणविक अणु है, विषम परमाणविक क्या हो गया, ये अणु हो गया। ठीक है भाई, विषम परमाणविक अणु, ठीक है मान लिया। दूसरी चीजें क्या निकाल सकता हूं मैं, कार्बन परमाणु की संख्या निकाल सकते हैं। तो अगर मुझे कार्बन परमाणु की संख्या की बात करना हो, कितने हो जाएंगे, कार्बन एक ही दिख रहा है। तीसरी चीजें, अगर मुझे ऑक्सीजन परमाणु की संख्या निकालना हो तो ऑक्सीजन परमाणु की जो संख्या है वो कितनी दिख रही है हमें यहाँ पे, 2, ऑक्सीजन कितने हो गए, 2। चौथा आपसे पूछ ले कुल परमाणु की संख्या, तो आप कुल परमाणु की संख्या निकाल सकते हैं। कुल परमाणु की संख्या कितनी आ गई यहाँ पे, 3 आ गई, या फिर इसी को हम क्या बोल देते हैं, परमाणुकता, इसी को हम क्या बोल देते हैं, तो परमाणुकता भी बोल देते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपसे क्या पूछ ले, इसके अलावा आपसे पूछ ले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या फिर क्या हो, न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या फिर क्या हो, न्यूट्रॉन की संख्या। तो अगर मुझे इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना हो, प्रोटॉन की संख्या निकालना हो और न्यूट्रॉन की संख्या निकालना हो, ठीक है,
तो क्या करेंगे हम क्या करेंगे, एक कार्बन के पास में देखो, एक कार्बन के पास में परमाणु क्रमांक कितना 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन के हो गए, ये किसके हो गए, कार्बन के इलेक्ट्रॉन। फिर आप देखो किसको, ऑक्सीजन को, एक ऑक्सीजन के पास 8 है, टोटल ऑक्सीजन कितने हैं 2, ये इंफॉर्मेशन आ गई आपके पास में। तो क्या हो गया यहाँ पे 6 और 8 दूनी कितने हो गए 16, तो टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या आ गई कितनी आपके पास में 22। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या निकालना है तो प्रोटॉन देख लो, कार्बन में कितने होते हैं 6 प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होंगे जितने प्रोटॉन है इसमें। ठीक है, तो ये भी कितने हो जाएंगे, तो 16 कितने आ जाएंगे बेटा यहाँ पे भी 22। न्यूट्रॉन की संख्या निकाल लो, कार्बन में न्यूट्रॉन कितने आएंगे 6, भाई कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, ये तो याद होगा यार, फिर भी लिख देता हूँ यहाँ पे 6, और ये कितना होता है 12। ऑक्सीजन का तो लिख ही चुके 8 और कितना है तो 16। ठीक है, चल तो कितने हो जाएगा 6 और ये कितने हो गए तो 16, अभी ये भी कितने आ जाएंगे आपके पास में तो 22, ये भी कितने आ गए आपके पास में तो 22। तो ऐसे ही अगर आप किसी मॉलिक्यूल को देखकर जितनी इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं उतनी इंफॉर्मेशन अगर आप लिख पा रहे हैं तो यकीन मानिए आपने बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर लिए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमने बेसिक में बेसिक ही चल रहा है फिलहाल तो। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर से हम मिलेंगे आपको, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे परमाणु भार क्या होते हैं। ठीक है, परमाणुता को कितनी तरह से परिभाषित किया जा सकता है, कैसे मैं परमाणु भार निकालूं, कितनी तरह के परमाणु भार होंगे, और फिर मोल कंसेप्ट, मोल अवधारणा को शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक, बाकी अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में। ठीक है, थैंक यू।